हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.6 का सॉल्यूशन देखेंगे, डिटरमिनेंट चैप्टर। इसका जो थ्योरी है वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। उसका उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.6। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। देखिए, हम लोग दो तरीके के सिस्टम पढ़ते हैं। यहाँ पे दो तरीके के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगे हमारे पास। एक जो होगा वो होता है कंसिस्टेंट, एक जो होता है वो होता है क्या, कंसिस्टेंट, और दूसरा होता है क्या, कंसिस्टेंट, और दूसरा होता है हमारे पास इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा हमारे पास। तो हमें ये बताना है कि दोनों में से मतलब कि क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट कब होता था हमारे पास, जब हम लोगों ने देखा था कि कंसिस्टेंट कब होता है, जब उसका सॉल्यूशन कोई निकलेगा, जब उसका कोई सॉल्यूशन निकले। बस सॉल्यूशन निकलना चाहिए, चाहे वो यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, बस सॉल्यूशन निकलना चाहिए। अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा हमारे पास। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है हमारे पास, जिसका कि कोई भी सॉल्यूशन ना हो। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट का मतलब कि सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन हो सकता है कि यूनिक हो या फिर हो सकता है कि इनफाइनाइट हो, तो उससे हमें लेना देना नहीं है। बस अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। अब इसका तरीका हमने देखा था कि मतलब कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है तो उसका हम लोग डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का यूज करके कैसे बताते हैं कि हाँ ये कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। तो चलिए उसी को करते हैं हम लोग। जैसे ये है हमारे पास x + 2y = 2 और 2x + 3y = 3। तो हम लोग यहाँ पे पहले तो मैट्रिक्स कुछ डिफाइन करते हैं। तो ए मैट्रिक्स एक डिफाइन करते हैं, जो कि क्या करते हैं हम लोग, इसके डिटरमिनेंट से मतलब कि कोफिशिएंट से बनाते हैं। तो 1 2 2 और 3 2 3, ये आपका ए मैट्रिक्स एक हम लोग लिखते हैं। दूसरा एक एक्स मैट्रिक्स लिखते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें कि क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स हैं उसको लिखते हैं, तो एक्स वाई। और एक बी मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं, और वो क्या होता है हमारे पास, जो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट होता है उससे बनाते हैं, यानी कि 2 3 से। तो अब हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना। ठीक है, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के बाद क्या करते हैं वो हम लोग आगे देख लेंगे। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट वैल्यू हमारे पास कितना रहेगा, 3 माइनस का 4, दिस इज -1, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। और नॉन सिंगुलर अगर मैट्रिक्स हो जाता है हमारे पास तो क्या होता है कि इसका इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, इसका जो इन्वर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। तो जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास वो, जैसे यहाँ पे ये मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारे पास, Ax = b। जब आप इन इक्वेशंस को दोनों को देखोगे तो इससे आपका मिलेगा Ax = b। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, x = A इन्वर्स b। और इस केस में सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, यूनिक होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है तो कौन सा सिस्टम हो गया हमारे पास, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हो गया। तो इसी के बारे में पूछ रहा था कि ये कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, x + 2y = 2 और 2x + 3y = 3। देखो, कंसिस्टेंट का मतलब हमने बोला कि ये कंसिस्टेंट है और इसका सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा। तो आप इसको ग्राफ से कैसे देख सकते हो वो हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। x + 2y = 2, सॉरी, हम आपको ग्राफ से दिखा देते हैं कि इसके सॉल्यूशन निकलने का मतलब क्या हुआ। x + 2y = 2 यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। और दूसरा है आपका 2x + 3y = 3, 2x + 3y = कितना, 3। तो देखो दोनों का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ ना कि ये एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया हमारे पास 0,1, यानी कि x और y का एक पेयर जो होगा उसको सेटिस्फाई करेगा और सिर्फ एक ही करेगा। ये x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 जो है वो साइमल्टेनियसली दोनों को सेटिस्फाई करेगा। क्या क्या आया था, x का वैल्यू 0 आया था और y का वैल्यू 1 आया था। आप चाहो तो इसमें रख के देख सकते हो, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास। तो हमारे पास मैट्रिक्स से हमें ये पता चल गया था कि इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। अब वो देखो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, वो तो हमारे पास यहाँ से निकलेगा, मतलब ये जो वैल्यू निकलेगा x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1। बट हम लोग को ये पता चल गया कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा जस्ट
ऑन द बेसिस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऐसे देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल से क्वेश्चन पे पहले उसको अप्लाई करा के दिखाते हैं कि देखो इस पे अप्लाई हो जाएगा, और फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस पे उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, मतलब बिना सोचे, क्योंकि अगर इस पे हमारे पास सही है तो आगे वाले 2 पे 3 पे 4 पे सब पे हो जाएगा हमारे पास वैलिड। तो हम लोग तो ये भी ये 2 वेरिएबल्स वाले पे कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका पहला हो गया। कंसिस्टेंट का मतलब कि इसका सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा था तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 4 है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके बारे में पता करना है, तो अगेन वही काम करेंगे, एक ए मैट्रिक्स बनाते हैं, 2 माइनस 1 1 1, ये एक आपका ए मैट्रिक्स बन गया। दूसरा फिर एक्स मैट्रिक्स बनाओ, तो एक्स मैट्रिक्स आपका क्या होगा, एक्स वाई स्मॉल में लिखा हुआ है हमारे पास ये, और फिर एक बी मैट्रिक्स हम लोग बना देंगे, बी मैट्रिक्स जिसमें हम लोग क्या ले लेंगे 5 4। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हमें पता करना होता है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू अब हमारे पास अगेन यहाँ पे कितना है, 2 टाइम्स 1 2, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इन्वर्स वगैरह एग्जिस्ट करेगा तो सीधे सीधे हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पे क्या होगा, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर सॉल्यूशन है तो आप सीधा सीधा क्या कह दो कि ये कंसिस्टेंट है हमारे पास, कंसिस्टेंट। ठीक है, उसी के बारे में पूछ रहा था कि कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, हमारे पास सिस्टम कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा। तो हमारे पास हम लोग क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन है तो ये क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। ओके, आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अच्छा, इसको भी अब जब आप इन दोनों का ग्राफ बनाओगे ना, जब इन दोनों का ग्राफ बनाओगे तो वो एक जगह पे कट करेगा, सेम पिछले की तरह। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, ये है। ठीक है, तो बात करते हैं सब कुछ। अगेन ए मैट्रिक्स से हम लोग बनाएंगे, एक ए मैट्रिक्स बनाओ आप। तो ए मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 1 3 2 6, ये आपका ए मैट्रिक्स हो गया। एक एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग, कोफिशिएंट मतलब कि वेरिएबल्स एक्स वाई से, और फिर एक बी मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं। और बी मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, राइट हैंड साइड में जो है उससे। तो अब यहाँ पे आते हैं और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू पता करते हैं कि डिटरमिनेंट वैल्यू कितना होगा हमारे पास। तो डिटरमिनेंट वैल्यू यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, 6 टाइम्स 1 6 माइनस का 6 कितना आ गया आपका, 0 आ गया। तो अब यहाँ से हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं अभी। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर हमारे पास 0 आ गया तो हमें फर्दर प्रोसीड करना होता था, और फर्दर प्रोसीड करके क्या निकालना होता था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है हमें। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ बी अगर हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर हमारे पास नल मैट्रिक्स नहीं आया, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है हमारे पास अगर नल मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो अगर आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स आया तो नो सॉल्यूशन, मतलब नल मैट्रिक्स नहीं आया तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ये हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे, इसके बारे में बता दिया था हमने। और अगर आपका नल मैट्रिक्स आ जाता है ना, तो ये इसमें आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो है क्या ना कि यहाँ पे जो भी आपको एनसीईआरटी में पूछा जाएगा ना, अगर ऐसा कुछ बनता है ना तो यहीं पे पूछा जाएगा। रीज़न ये है ना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन वाला जो होगा ना वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए उसको एनसीईआरटी ने हटा दिया है। हम मतलब कि जो जेईई वाले बच्चे हैं उनको ये चीज़ पढ़ाते हैं, बट यहाँ पे वो आपको पढ़ना है नहीं, तो आपको इसको भूल ही जाओ। ठीक है, तो आप मैक्स ऑफ द क्वेश्चंस में यही देखो ना कि आपका यही निकल के आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज़ अ नल मैट्रिक्स, यानी कि नो सॉल्यूशन। जैसे यहीं पे बात कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स कितना है 1 3 2 6, ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो कितना है 1 3 2 6। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए का शॉर्टकट एक हम लोग जानते हैं कि इसको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि 6 और 1 को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, यानी कि दिस वन विल बी -2, दिस वन विल बी -3। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब निकालो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालो आप, कितना हो जाएगा 6 -3 -2 1, ये आपका आ गया। और इधर b जो होगा आपका वो कितना है 5 8 है, 5
और 8 है। ओके, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6 पच्चे 30, 30 और -24, मतलब फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई किया हमारे पास, ठीक है। और ये आपको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो दिस वन विल बी -10 और प्लस कितना, 8। डेफिनेटली इज़ नॉट अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा, ऊपर से 6 आ जाएगा और नीचे से आपका कितना आ जाएगा, -2। डेफिनेटली नॉट अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला केस बन गया। देखो हमने बोला था ना कि मैक्स ऑफ द केसेज में ना आपका यही बनेगा। तो ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स नहीं है, इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो हमारे पास सिस्टम इज़ इनकन्सिस्टेंट। हम लोग बोलेंगे कि सिस्टम जो है, सिस्टम इज़ इनकन्सिस्टेंट, यानी कि इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एक्चुअली है क्या ना कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका 0 आ गया ना, तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। उसके लिए आपको देखो, अगर 2 वेरिएबल है तब तो आप बहुत इजीली बता सकते हो, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल्स है तब तो इजीली बता सकते हो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर 3 वेरिएबल में दे दिया जाए ना, जिससे कि प्लेन बनता है, तो काफ़ी मतलब कि कह सकते हो कि लेंदी हो जाएगा और टफ एक तरह से कह सकते हो। उसके लिए आपको मतलब प्लेन का अच्छा से जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपको जब भी मिलेगा ना, आपको यही मिलेगा। या फिर अगर ऑप्शन में इस तरीके का दे देता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, तो फिर ठीक है। देखो रीज़न ये है ना कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका नल मैट्रिक्स हो गया, तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकता है और नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया तब तो आपका सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा, तब को आपका सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। और अगर आपका नो सॉल्यूशन आ गया तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हम कुछ कह ही नहीं सकते ना। अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ गया तो हम कुछ कह ही नहीं पाएंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सॉल्यूशन जो होगा इनफाइनाइट होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, नो सॉल्यूशन। अब देखो ग्राफ से हम इसको बताते हैं आपको कि ग्राफ से ये आपको कैसा दिखेगा, x + 3y = 5। एक्चुअली नो सॉल्यूशन क्यों आ रहा है, नो सॉल्यूशन क्यों आ रहा है, आप एक बार ग्राफ देखो फिर समझ में आएगा। x + 2y = 5 और दूसरा है आपका 2x + 6y = 8। ये देखो, सॉरी नहीं, x प्लस कितना था, x + 3y था, हाँ सॉरी, ग्राफ देख के लग गया था कि गलत है कुछ। x + 3y, हाँ ये देखो आप। एक्चुअली है क्या ना कि ये दोनों लाइंस जो है ना वो पैरेलल लाइंस है। देखो ये दोनों लाइंस है जो है आपके, वो पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेगा। तो जब अगर कट नहीं करेगा तो x और y का कोई भी वैल्यू होगा नहीं जो कि दोनों पे लाइन करेगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमें x और y का वो वैल्यू पता करना है जो कि दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या फिर दोनों ही लाइन पे लाई करेगा। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है क्या जो कि दोनों पे लाई कर रहा हो। जैसे यही पॉइंट ले लिया जाए तो ये पॉइंट सिर्फ इसी पे लाई कर सकता है, ऊपर वाले पे थोड़ी लाई कर सकता है हमारे पास। तो इस केस में हमारे पास नो सॉल्यूशन आएगा। तो वो आपका यहाँ पे जो नो सॉल्यूशन आ रहा है ना, वो इस वजह से आ रहा है कि दोनों लाइन्स जो है ना वो पैरेलल हैं। अगर आपको 10th वाले बेस पे कहा जाए कि 10th वाले पे बेस पे बता दो, तो आप उस पे बेस पे भी बता सकते थे। क्या होता था हमारे पास कि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर होता था और अगर ये c1/c2 के बराबर नहीं होता था तो हमारे पास क्या होता था, नो सॉल्यूशन। अगर आपको ध्यान है तो इस केस में हमारा क्या आता था, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो आप कि a1/a2 1/2, b1/b2 3/6 करोगे तो 1/2, और ये जो है आपका 5/8 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी बता सकते थे कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, अब वो 3 वाले में पहुँच गए, यानी कि जब आप इसको बनाओगे ना तो आपका ये प्लेन बनेगा एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास वो है कि x + y + z = 1, x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 2, 2x + 3y + 2z = 2, ax + ay + 2az, ax + ay + 2az, ax + ay + 2az =
इक्वल टू 4, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो ए जो है ना वो हमारे पास क्या है, मतलब पता नहीं है, अननोन है हमारे पास। ए जो है वो भी अननोन है। तो शुरू करते हैं। ए मैट्रिक्स पहले बनाते हैं हम लोग। तो ए मैट्रिक्स कैसे बनेगा हमारे पास, 3/3 का आपकी बार बनेगा। तो ये 1, ये 1, ये 1। दूसरा बनेगा आपका दिस वन इज़ 2, 3, 2, और फिर बन जाएगा आपका ए और कितना 2a। ये आपका ए मैट्रिक्स बन गया। बी मैट्रिक्स की बात करें तो बी मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, x, y और z। ठीक है, और आपका जो सी मैट्रिक्स बनेगा वो कांस्टेंट से बनेगा। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए। ये हमारे पास x मैट्रिक्स है और इसको हम लोग b मैट्रिक्स बोलते हैं। एक्चुअली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इसको मतलब वही बोलें, x और b, इसको b ही बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन है क्या कि हमने इस तरीके से पढ़ा है तो उसी तरीके से इसको देख लेते हैं। 1, 2, 4। ओके, ये बन गया हमारे पास। तो सबसे पहला काम होगा हमारे पास डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना। ठीक है, डिटरमिनेंट वैल्यू आप निकाल लो। तो डिटरमिनेंट वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। तो 1 टाइम्स कितना आ जाएगा हमारे पास, 6a माइनस का 2a, 4a, मतलब फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और -1 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 to 4a माइनस का 2a, 4a माइनस 2a, और प्लस 1 टाइम्स कितना आ जाएगा हमारा, 1 टाइम्स आ जाएगा और 2a माइनस 3a, 2a माइनस 3। ओके, तो दिस वन इज़ 4a और 2a माइनस 4a माइनस 2a जो होगा वो हमारे पास यहाँ से आ गया माइनस का 2a, और यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस का a। तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, a के बराबर। अब देखो यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे बहुत लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो एक बार देखो, ऐसे डायरेक्टली नहीं है कह सकते हो आप इसको ना, डायरेक्टली नहीं कह सकते हो कि a जो है वो नॉट 0, मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ a जो है वो a आया, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 हो गया तब तो ये 0 हो जाएगा। a तो हमारा अननोन है ना, तो a का वैल्यू अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो उसको बचने के लिए ना उसने तीनों जगह a दे के रखा था। तो a का वैल्यू 0 हो सकता है क्या, उसको देख लेते हैं कि a का वैल्यू जो है वो 0 हो सकता है क्या। अगर 0 रखोगे तो 0, 0, 0, ये तीनों आप 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड 4। इसका मतलब कि उसने ना दे के भी ये दे दिया है कि a 0 नहीं है। ठीक है, कि a 0 नहीं हो सकता हमारे पास। अब a 0 नहीं है तो डिटरमिनेंट वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास। a जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो क्या करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या हमारा, यूनिक सॉल्यूशन जो होगा वो आपका होगा x इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स बी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ से इस तरीके से करोगे तो आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पे है क्या कि उसने पूछा है नहीं कि सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम लोग निकाल नहीं रहे हैं। ठीक है, अब अगर यूनिक सॉल्यूशन है यानी कि सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। सिस्टम जो है वो क्या है, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन निकल के आ गया तो कंसिस्टेंट। ओके, आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो 3x माइनस वाई माइनस 2z, 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू -1, 2y माइनस z इक्वल टू -1, और 3x माइनस 5y इक्वल टू 3, 3x माइनस 5y इक्वल टू 3। एक मिनट ये है ना, ये हमारे पास। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी सब कुछ निकालते हैं। ए मैट्रिक्स पहले बनाते हैं हम लोग। तो ए मैट्रिक्स जो होगा वो हमारे पास किस तरीके से बन जाएगा, दिस वन इज़ 3, दिस वन इज़ -1, -2। ये आपका x का मतलब यहाँ पे x नहीं है तो हम इसको 0 इंटू एक्स की तरह से देख सकते हैं। तो 0, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका -1 -5, और ये आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बन गया। एक्स मैट्रिक्स जो होगा वो आपका बन जाएगा यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z से, और जो आपका राइट हैंड साइड में बी मैट्रिक्स जो बनने वाला है वो आपका बन जाएगा 2, -1 और किस से, 3 से, 2, -1 और 3 से।
अब आते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें एक जीरो है तो इसी के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं हम लोग। तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास 0 और प्लस का 5 माइनस का 5, ये आ गया आपका। फिर 0 और 3 टाइम्स जब करोगे तो प्लस का 3 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस ये प्लस के साथ। तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस 1 माइनस का 1, तो कितना आ गया आपका, 1 मिनट, 3 टाइम्स माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 5, ठीक है। और ये हमारे पास 3 टाइम्स कितना आ जाएगा हमारे पास, अच्छा सॉरी उल्टा कर दिया हम एक्चुअली, पहले 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और ये आ जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ से आपका आ गया पहला वाला जो है वो -15 हो गया और दूसरा वाला जो है वो 15, सॉरी पहला वाला -15 दूसरा वाला 15, कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गया तो अब हमें फर्दर चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। फर्दर क्या चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी के बारे में, कि अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन, मतलब वही काम फिर से वापस। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमें पता करने की ज़रूरत है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो क्या है। तो अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, काम हमारा बढ़ गया। तो चलिए हम इसका क्या करते हैं, एडजॉइंट निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला जाए तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है। तो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, आप लोग साथ में होते जाओगे। 3 के लिए हो जाएगा आपका 0 -5 -5, ये आपका आ जाएगा माइनस का 5, ओके। -1 के लिए आ जाएगा 0 +3 -0 +3 -3 और फिर 2 के लिए निकाला जाए तो 0 -6 माइनस का 6 ही रहेगा। अब हम लोग बहुत बार कोफैक्टर्स निकाल चुके हैं तो आप लोग भी साथ में निकालते चले जाओ। 0 -1 और 10 -10 नेगेटिव प्लस का 10। 2 के लिए निकाला जाए तो 0 -6 +6 ओके। -1 के लिए देखा जाए तो -1 के लिए कितना जाएगा हमारे पास, -15 +3 -12 और -12 +12, ओके। 3 के लिए निकाला जाए तो 1 -5 हो जाएगा ये आपका, ओके। और -5 के लिए निकालोगे तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ें अगर, सिर्फ कॉलम को, तो -3 और ये आपके पोजीशन कौन सा है, -3 +3 और अगर 0 के लिए निकाला जाए तो 6। तो ये कोफैक्टर्स हो गया। और कोफैक्टर्स का जब ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो एडजॉइंट हो जाएगा आपका -5 -3 -6 10 6 12 -5 3 और कितना, सॉरी फिर से वापस वही लिख दिया हम, हाँ -5 -3 -6 10 6 12 -5 3 और 6, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, एक बार हमको चेक कर लेने दे थोड़ा सा कि हम एडजॉइंट जो है सही तो निकला है ना हमारे पास। एडजॉइंट ऑफ ए -6 10 6 12 -5 3 6, अच्छा ये शायद -5 नहीं आ रहा है, ये +5 आ रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, ये तो -5 ही आना चाहिए।
-10 5 कौन सा पोजीशन है हमारे पास, ये वाला ना, दिस पोजीशन इज व्हाट 3 1 पॉजिटिव, तो 1 सॉरी 5 ही आएगा हमारे पास, ये जो होगा ना इसका जो कोफैक्टर होगा वो 5 आएगा हमारे पास। सॉरी मैंने एक्चुअली यहाँ पे देखा था। ओके, ये 5 आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये 5 हो जाएगा। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल लेते हैं, तो वो क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो दिस वन विल बी -5 -3 -6 10 6 12 5 3 और 6, ये आपका आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 -1 3 से, 2 -1 और 3 से। तो कर लेते हैं। ये हमारे पास कितने का मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास 3/1 का मैट्रिक्स है। 3/1 का मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास। तो पहले रो को पहले कॉलम से करेंगे, तो -10 -10 -10 और ये आ जाएगा 5 × 3 15 प्लस का 15, यहाँ से करेंगे तो -6 -6 प्लस का 9, दिस वन विल बी -12, दिस वन विल बी -12 एंड दिस वन विल बी प्लस का 18। तो ये क्या आ गया हमारे पास, -5 6 6 12 -3 और ये आपका 12 12 24 16 -16। ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक नल मैट्रिक्स नहीं है। अगर नल मैट्रिक्स नहीं है, देखो हमने बोला था ना कि ये हमेशा आपका ना एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालोगे ना तो नल मैट्रिक्स नहीं ही आएगा वो मैक्स ऑफ द टाइम। मैक्स ऑफ द टाइम मतलब कि 99% चांसेज है कि आपका वही निकल के आएगा, क्योंकि फिर इनफाइनाइट और नो सोल्यूशन में ना काफ़ी लेंदी वाला काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाता है तो फिर क्या होता है, हमारे पास नल मैट्रिक्स नहीं आता है तो यह क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। और अगर नो सॉल्यूशन हो गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। देखो इनकंसिस्टेंट मतलब यहाँ पे नो सॉल्यूशन, तो एक्चुअली कोई भी आप 2 प्लेन्स लोगे ना, 2 प्लेन्स मतलब कि आप अपने क्या करो, 3 प्लेन्स लो, मतलब कि 3 पन्ने ले लो, आप अपने कॉपी के 3 पन्ने ले लो। ठीक है, तो देखो 2 कंडीशन में ना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, 2 कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। एक तो कंडीशन आपका क्या हो जाएगा कि 2 प्लेन्स जो है ना वो क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है, 2 प्लेन्स क्या हो जाए, अगर पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो आप कि हाँ ये प्लेन्स के बीच में मतलब ये दोनों प्लेन्स जो है ना वो पैरेलल हैं, ये दोनों प्लेन्स जो हैं वो पैरेलल हैं। अब थर्ड प्लेन डजंट मैटर कि कहाँ पे आए। ठीक है, मान लेते हैं कि थर्ड प्लेन जो है वो कुछ इस तरीके से इसको कट कर रहा है, तो अब थर्ड प्लेन डजंट मैटर कि कहाँ पे आए कहाँ पे नहीं आए, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि है क्या कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है कि x y z का वो वैल्यू जो कि तीनों मतलब तीनों को सेटिस्फाई करे। तो इन दोनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे लाइन में हम लोग कर रहे थे ना, लाइन में अगर 2 लाइंस पैरेलल हो जाए तो क्या x और y का कोई भी वैल्यू ऐसा आ सकता है क्या जो दोनों को सेटिस्फाई करे, हो ही नहीं सकता हमारे पास। जो पॉइंट इस पे होगा वो ये पॉइंट इस पे कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सेम काम पॉइंट जो हो गया हमारे पास मतलब कि प्लेन में हो जाएगा। अब की बार यहाँ पे एक्स वाई की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड की बात हो जाएगी। तो एक्स वाई जेड का ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो अब 2 को नहीं कर रहा है तो तीसरे को करे ना करे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मतलब कि होना क्या चाहिए था, सॉल्यूशन हमारा वो आता है ना, एक्स वाई जेड का वो वैल्यू आएगा जो कि क्या करे, तीनों को सेटिस्फाई करे, यानी कि वो पॉइंट तीनों पे लाई करना चाहिए। तो देखो एक तो इस कंडीशन में आ जाएगा व्हेन 2 प्लेन्स, व्हेन आपको थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे मतलब डीप में थोड़ा सा लेके जा रहा है, हल्का सा बस आपको। ठीक है ना, आप प्लेन्स में इस तरीके से थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो। जब 3D आप पढ़ोगे ना तो उसमें प्लेन्स के बारे में जानोगे, तो बस आप ऐसे समझो कि मतलब कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन कब आ रहा है हमारे पास। आप ये जान लो कि यहाँ पे जो ये
एक्स वाई जेड में इक्वेशन होता है ना, एक्स वाई जेड में जो इक्वेशन होता है, ये प्लेन्स होते हैं हमारे पास, ये 3 प्लेन्स दिए हुए हैं, प्लेन्स का इक्वेशन। यानी कि आप अगर कॉपी के 3 पन्ने फाड़ दो, आप अपने कॉपी के 3 पन्ने फाड़ दो, तो वो आपके मान लो कि ये 3 प्लेन्स का इक्वेशन दिया हुआ है, बस इस तरीके से आप देख लो। तो वही आप ऐसे देखो कि आप क्या करो कि कोई भी 2 पन्ने को आप पैरेलल रख दो। एक पन्ना जो है आप अपने क्या कर दो, अपने टेबल पे जहाँ पे भी पढ़ रहे हो वहाँ पे रख दो, और एक पन्ने को उससे थोड़ा सा ऊपर उठा दो आप, बिल्कुल पैरेलल उसके। तो आप देखोगे कि कोई भी पॉइंट जो होगा वो इस पे लाई करेगा, वो उस पे लाई नहीं करेगा। ठीक है, पॉइंट कोई भी यहाँ से अगर एक पेन लो और आप उस पर एक पॉइंट डालो, तो वो पॉइंट जो होगा वो सिर्फ एक ही प्लेन पे लाई करेगा, दोनों प्लेन पे तो होगा नहीं। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए है अगर सॉल्यूशन निकालना है तो, कि जो दोनों पे क्या होना चाहिए हमारे पास, तीनों पे होने चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे तो अगर दोनों पे नहीं है तो फिर तीसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। एक तो देखो ये केस बनेगा, और दूसरा क्या केस बनता है एक्चुअली जब नो सॉल्यूशन आता है, ये तो है हमारे पास व्हेन 2 प्लेन्स आर पैरेलल, पैरेलल। तो इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है हमारे पास। देखो एक जो केस बनता है ना, वो क्या बनता है उसको थोड़ा सा देखोगे ध्यान से, वो केस बन जाता है आपका कि अगर इस तरीके से एक प्लेन ले लो आप, एक ये प्लेन ले लो, ठीक है, और ये आपका दूसरा प्लेन, ये आपका क्या है, दूसरा प्लेन है। ठीक है, मतलब ये 2 प्लेन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक लाइन पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे समझ सकते हो कि 2 आपके कंजिक्यूटिव पन्ने लो, लगातार वाले पन्ने लो 2, तो 2 पन्ने को देखोगे तो जहाँ पे हिंज होता है, जहाँ से जुड़ा होता है, आप उसको समझ सकते हो कि ये जो है आपका वो हिंज है। ठीक है ना, ये वाला जहाँ से आपका दोनों पन्ना जो है वो जुड़ा हुआ है। अब थर्ड प्लेन को क्या करो आप, थर्ड प्लेन मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से चला गया, थर्ड प्लेन जो है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि अब क्या करो कि एक प्लेन ऐसा लो जो कि इस लाइन के पैरेलल हो जाए, जो कि इस लाइन के पैरेलल हो जाए। अभी हम आपको इसका फिगर बताते हैं, इसका ग्राफ बताते हैं इस वाले तीनों प्लेन्स का ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इस केस में भी ना नो सॉल्यूशन आएगा, हम आपको बताते हैं एक बार, हम आपको जो इसका मतलब ग्राफ दिखाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हम थर्ड पन्ना जो है वो किस तरीके से रखने के लिए बता रहे हैं। आइए इसको बनाते हैं हम लोग, ये वाला का ग्राफ बनाते हैं। ये वाले का ग्राफ क्या होगा हमारे पास, कितना हम एक बार लिख लेते हैं थोड़ा, 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, 2y माइनस जेड इक्वल टू -1, और 3x माइनस 5y इक्वल टू 3। आ जाओ 3D कैलकुलेटर में बनाएंगे इसको। देखो ये पहला है हमारे पास 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, ये आपका पहला हो गया। सेकंड पे आते हैं, सेकंड है हमारे पास 2y माइनस z इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। और ये आपका थर्ड जो हो जाएगा, थर्ड जो है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इक्वल टू 3, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो एक मिनट रुक जाओगे थोड़ा सा, हमको उस ओरिएंटेशन पे लेके आ जाने दो आप लोग। एक मिनट थोड़ा सा ना इसको हटाने दो, आप प्लेन को हटाने दो। देखो आप जो आपका दोनों पन्ना है ना, मतलब कि 2 पन्ने जो हम आपको बोल रहे थे कि आप 2 कंजिक्यूटिव पन्ने लो, आप ये ब्लू वाले को और हरे वाले को देखो कि ब्लू वाला और हरा वाला जो है आपका 2 प्लेन है, मतलब कि 2 पन्ना है कॉपी का आपका, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से दिखेगा जब आप इसको ऐसे सामने से देखोगे, तो कुछ इस तरीके का कट करते हुए दिख रहा है। ब्लू वाले को और ग्रीन वाले को आप देखो, तो ब्लू वाला और ग्रीन वाला जो है वो आपको कुछ इसी तरीके से कट करते हुए दिखेगा। ये आप ये वाला जो आ रहा है ना एक लाइन, देखो अभी अभी जो रेड लाइन आ रहा है, देखो रेड लाइन जो आ रहा है ना, उसके बगल में जहाँ पे कट कर रहा है उसको आप हिंज समझ सकते हो। तो आप इसे देखो
कि जब इस तरीके से देखोगे तो आपका सामने से जब पन्ना देखोगे दोनों तो कुछ इस तरीके, सॉरी हाँ, सॉरी हाँ, आप ऐसे देखो कि दोनों जो होगा वो सामने से जब आप देखोगे ऐसे, ठीक है, तो इस तरीके से दिखेगा दोनों पन्ना। अब देखो रेड वाला जो पन्ना है ना वो हम आपको बोल रहे थे कि थर्ड वाला आपका पन्ना है, तो देखो थर्ड वाले पन्ने को कुछ इस तरीके से रखना है कि देखो हिंज वाले के जस्ट, हिंज वाला जो मतलब कि दोनों जहाँ पे हिंज दोनों पे दोनों जो प्लेन्स ज्वाइंट है उसके देखो कि उसके जस्ट पैरेलल आ रहा है। ब्लू लाइन के भी बगल में देखो आप एक हल्का हल्का रेड वाला जो लाइन बन रहा है, ये हल्का हल्का जो रेड वाला लाइन बन रहा है उस तरीके से आपको पैरेलल रखना है, पैरेलल रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका कोई सॉल्यूशन होगा क्या? क्योंकि आप देखो दोनों पन्ने हैं आपके, जो दोनों पन्ने हैं जो हमने रेड में और ब्लू में आपको दिखाया था वो हिंज वाला है हमारे पास। तो हिंज वाला देखो जैसे ये वाला एक्चुअली पॉइंट इस पे नहीं आ रहा है, ठीक है। रेड वाला सॉरी ब्लू वाला और ग्रीन वाले को देखो आप, तो रेड वाला, ब्लू वाला और ग्रीन वाला तो इस तरीके से कट करेगा। अब रेड वाला देखो, रेड वाला जो है जहाँ पे कट कर रहा है उसके पैरेलल बिल्कुल उसको रख दिया गया है, उसको पैरेलल रख दिया गया है। तो आप ये सोचो कि कोई ऐसा पॉइंट होगा क्या जो कि तीनों पे कॉमन हो जाएगा, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट होगा क्या जो कि प्लेन 1, प्लेन 2 और प्लेन 3, मतलब रेड वाले पे भी लाई करे, ब्लू वाले पे भी लाई, मतलब ब्लू वाले पे भी और ग्रीन वाले पे भी लाई करे। ऐसा कोई पॉइंट आपको दिख सकता है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो कि साइमल्टेनियसली तीनों पे लाई करे, साइमल्टेनियसली तीनों पे लाई करे, ठीक है। तो आप इस प्लेन को देख के आप बता सकते हो कि हाँ इस प्लेन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि देखो सॉल्यूशन कब होता, जब कोई पॉइंट ऐसा होता जो कि तीनों पे लाई करता, तीनों को सेटिस्फाई करता। तो ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जो कि साइमल्टेनियसली तीनों पे लाई कर रहा है। अगर कोई भी पॉइंट उठाओगे तो या तो वो एक प्लेन पे लाई कर रहा है या फिर दो प्लेन पे लाई कर रहा है। कोई भी ऐसा पॉइंट आप नहीं उठा के बता सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा इसको डीप में थोड़ा सा सोचोगे आप लोग कि कोई भी ऐसा एक पॉइंट आप लोग नहीं उठा के बता सकते हो ना जो कि तीनों पे लाई करेगा। इसलिए यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है ना, यहाँ से जो हमारे पास हमने जो निकाला मैट्रिक्स वाले मेथड से, तो हमारा देखो यहाँ से क्या बोल रहा था कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। रीज़न क्या है? रीज़न हमारा ये वाला हो रहा है, ठीक है, कि ये आपके दो पन्ने हैं, ये दो पेजेस हैं, ये आपके एक पेज है, ये पेजेस हैं, ठीक है, दो पेजेस हैं। ये आपका थर्ड पेज है, ये हिंज के पैरेलल है, हिंज के पैरेलल है। अब पैरेलल देखो, एक लाइन को आप कैसे समझ सकते हो कि पैरेलल होगा? आप एक कॉपी को या फिर पन्ने को टेबल पे रख दो और एक पेंसिल को बिल्कुल ऐसे उस पर रखो और ऐसे पैरेलली उसको उठा दो, पैरेलली उसको उठा दो बिल्कुल। तो ये लाइन जो होगा आपका वो जो पन्ना है उसके पैरेलल हो जाएगा, पन्ने के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो लाइन पे जो पॉइंट लाई कर रहा है वो क्या, मतलब जो आपके पेंसिल पे जो लाई कर रहा है वो क्या आपके पेज पे लाई कर रहा है? डेफिनेटली नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या हो गया? पैरेलल हो गया, ठीक है। तो इसलिए क्या आता है हमारे पास? नो सॉल्यूशन आता है। ये हम थोड़ा सा कोशिश किए हैं कि इससे आपको ना पता चल जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्यों नो सॉल्यूशन दिखा रहा है हमारे पास, ठीक है, क्यों यहाँ पे नो सॉल्यूशन है हमारे पास। ओके, चलिए आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग, ठीक है। देखो इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, डेफिनेटली इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसलिए करा दे रहे हैं कि थोड़ा सा ऐसे फील आ जाता है कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों नो सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास, वो हो जाता है हमारे पास, ठीक है। ऐसे देखो उसने पहले ही आपको बोल दिया है ना यहाँ पे कि जो हम लोग करेंगे ना या तो वो नो सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन पे हम लोग रहेंगे। देखो आप यहाँ पे उसने पहले ही बोल दिया है कि in this chapter we restrict ourselves to the system of linear equations having unique solutions only। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले की बात ही नहीं करेगा वो, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन देख रखा है 5x - y + 4z, 5x - y + 4z सॉरी इक्वल टू 5, इक्वल टू 5। दूसरा है हमारे पास 2x + 3y + 5z, 2x + 3y + 5z इज इक्वल टू 2। देखो समझ में आया ठीक है, ना समझ में आया नेग्लेक्ट कर दो। 5x - 2y + 6z, क्योंकि उससे ऐसे भी कुछ क्वेश्चन नहीं आपसे पूछेगा। 5x - 2y
प्लस 6z इक्वल टू कितना, -1। ओके, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग कोफिशिएंट से। तो दिस वन इज़ 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6, ये आपका आ गया। फिर आते हैं एक्स मैट्रिक्स पे। तो एक्स मैट्रिक्स जो होगा हमारे पास x y और z, ये हो जाएगा। और हमारे पास जो बी मैट्रिक्स होगा राइट हैंड साइड में, दिस विल बी 5 2 -1, ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं कि डिटरमिनेंट वैल्यू हमारा कितना होगा। तो डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स 18 और प्लस 10 माइनस +1 हो जाएगा हमारे पास, 6 टाइम्स 2 12 और माइनस कितना 5 5 जो 25 और प्लस 4 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4 और माइनस कितना 15। तो दिस वन विल बी 18 10 28 28 25 कितना होगा, 30 25 150, 150 में से 10 घटाना पड़ेगा 140 140, ये आपका आ जाएगा माइनस का 13 और ये आपका आ जाएगा 19 चौक 76 माइनस का 76। अब देखो कुछ आए, मतलब कि डेफिनेटली जीरो तो नहीं आएगा, जीरो तो नहीं आएगा। अगर जीरो अगर नहीं आ रहा है तो क्या हो गया हमारे पास, नॉन सिंगुलर हो गया। ये मैट्रिक्स क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया हमारे पास तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा आपका, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम है। सिस्टम जो है वो क्या है हमारे पास, कंसिस्टेंट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया हमारा। और आगे जो है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।